हेलो। कैसे हो आप सब? बढ़िया सब। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर का सैद्धांतिक विषय 7, जिसमें हम जानते हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। और इसमें हम पहले चैप्टर के दो लेक्चर देख चुके हैं। इसमें पहला पठन था, दूसरा था पठन का अर्थ। अब आज हमें पढ़ना है लेखन। लेकिन उसके पहले हमने जो दो लेक्चर देखे हैं, उस दो लेक्चर्स में हमने पठन के बारे में क्या पढ़ा, उसको एक बार हम सारांश रूप में देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जाना था कि पठन क्या है। जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिपि लिखी हुई है, उस लिपि को पढ़ना, मन में समझना, मस्तिष्क में उसके चित्र का निर्माण करना, उसके भावों को व्यक्त करना, भावों को अपने मन में स्थिरता प्रदान करना, यह कहलाता है पठन। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा जाना था कि पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। तीसरा हमने ये जाना था कि पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की ओर पद्धति पर आधारित है। यानी सबसे पहले वाक्य, वाक्यों के बाद शब्द और शब्दों के बाद वर्ड। और उसके बाद हमने देखा था कि पठन क्षमता का जो विकास है, उसको करने के लिए पठन के कितने प्रकार हम बना सकते हैं। तो 4 हमने देखे थे: मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन। मुद्रा भाव पठन वह पठन था जिसमें कि हम मुद्राओं के द्वारा जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों के द्वारा जो हम सिखाते हैं, वह मुद्रा भाव पठन है। दृश्य पठन हम कहीं स्कूल से बाहर ले जाकर कोई जगह अगर बच्चे को दिखाते हैं और वहां किसी विषय वस्तु स्थिति के बारे में बताते हैं, वह है दृश्य पठन। अभिनय पठन जब हम कविता को अपने भावों के द्वारा, अपने अभिनय के द्वारा हम उसे बताते हैं, समझाते हैं, कविता को या कहानी को हम बिल्कुल वैसा रूपांतरण करते हैं जैसे कि रंगमंच का एक कलाकार करे। हम जब वैसा करते हैं तो यह होता है अभिनय पठन। और जब हम बात करते हैं चित्र पठन की, तो किताबों में जो भी चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों को जो वास्तविक रूप है, उस रूप से समानता करा के पढ़ाना कहलाता है चित्र पठन। और इस तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो उनमें किन गुणों का विकास होता है, या हम किन गुणों का विकास बालक में करना चाहते हैं, जिसके लिए हम यह पढ़ाते हैं, तो वह है बेझिझक अपनी बात कहने हेतु, कक्षा में ठहराव हेतु, कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास हेतु, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समझ विकसित करने के लिए, जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके अर्थ और भाव को ग्रहण करने के लिए, पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव हेतु, वाचन की स्पष्टता एवं शब्द भंडार की वृद्धि हेतु। यहाँ पर मैंने अब भी 2 वर्ड दोहराए, आपने ध्यान दिया होगा। मैंने क्या कहा? वाचन की स्पष्टता एवं शब्द वृद्धि भंडार। ठीक। अब यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, आपने समझा होगा कि मैंने एक शब्द को, 2 शब्दों को बार बार 2 बार दोहराया। अगर वाचन आप लगातार सिखाते हैं, सही तरीके से सिखाते हैं, तो ऐसा कार्य नहीं होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो एक बार फिर लौट के आते हैं। ऐसा होता है कि हम बोल के कुछ और बोल के फिर हम लौट के आते हैं, फिर से उसको बोलते हैं। या एक बार हम पूरा पढ़ जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमने पढ़ा क्या है। ये गलतियां तो अक्सर होती हैं एग्जाम टाइम में या कभी भी। आप सब कुछ पढ़ जाते हो और उसके बाद क्या सोचते हो, क्या पढ़ा था मैंने, कुछ तो याद ही नहीं है। क्यों याद नहीं होता? क्योंकि आप उसे मनन नहीं करते, उसके भावों को समझने की कोशिश नहीं करते, आप उसको अपने मस्तिष्क में स्थिरता नहीं देते, ठहराव नहीं देते। यह वजह होती है कि आपको बातें याद नहीं होती। और वही जब कोई आपको बता रहा हो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, उसे आप सुन रहे हैं, तो इस समय आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह मेरी तरफ हैं। सभी ज्ञानेंद्रियां, आप पूरी उत्सुकता से मुझे सुन रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपका ध्यान कहाँ है? इस स्क्रीन पर। तो इस समय आपकी आंखें, आपके कान, आपका मस्तिष्क तीनों मेरी तरफ हैं। आपको ये मेरी बातें याद रह जाएंगी। लेकिन वही जब आप पढ़ते हैं तो आपके कान,
आप बोल के नहीं पढ़ते तो क्या होता है, आपके कान आपको नहीं सुन रहे होते हैं। आप कभी बोल के पढ़ो तो आप जो बोलते हो आपको सुनाई देता है ना, यह होना चाहिए। जब आप बोल के नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको दूसरी आवाजें सुनाई देती हैं, आसपास की आवाजें सुनाई देती हैं। या जब आप मन में करते हैं, मनन करते हैं, बोलते नहीं हैं, तो कोई और भी विचार आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि बोल बोल के पढ़ा जाए, और इसी भाव को, जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी लिपि लिखी हुई है, उसके भाव को अपने मन में स्थिरता दी जाए, तब जाके आप जो पढ़ रहे हो वो याद होता है। तो यह सिर्फ एक छोटे बच्चे के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आप इसे, हम सबके लिए है। आप इसे अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला हम देखते हैं कुछ प्रश्न इससे हैं। आरंभिक पठन शिक्षण में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए, आरंभिक पठन शिक्षण में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? पहले सेमेस्टर में आपने 14 शिक्षण सूत्र पढ़ लिए थे ना, तो यहां हम कौन सा प्रयोग करते हैं? पूर्ण से अंश की ओर, पहले वाक्य, फिर शब्द, और शब्दों के बाद वर्ण। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग आप यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनता है इस पठन से कि आरंभिक स्तर पर बच्चों को किस प्रकार पठन शिक्षण कराना चाहिए? तो किस प्रकार कराना चाहिए? स्थूल से, जो भी स्थूल वस्तुएं हैं उनको दिखाकर, उनको पहले वाक्य, बच्चे ने दो ही चीजें सीखी हैं, वाक्य और शब्द। तो वाक्यों से शब्दों की ओर, शब्दों से वर्णों की ओर लाने के लिए पहले स्थूल वस्तुएं, उन वस्तुओं के बारे में उसकी जानकारी को आपको पता करना होगा, और वहां से आपको उसको बताना होगा जो वह नहीं जानता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, तो आरंभिक स्तर पर बच्चों को किस प्रकार पठन का शिक्षण करा सकते हैं? इसके लिए हमने पठन के 4 प्रकार हमने देखे हैं। अभिनय पठन, चित्र पठन, उसके बाद आपने 2 और पठन देखे, मुद्रा भाव पठन और चित्र पठन, अभिनय पठन, दृश्य पठन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हैं जिनके द्वारा आप आरंभिक स्तर पर बच्चों को शिक्षण करा सकते हैं। अब अगला है पठन का अर्थ क्या है। इसके लिए एक वाक्य है, पठन का अर्थ क्या है? लिखे हुए को गढ़ना ही पढ़ना है। लिखे हुए को गढ़ना ही पढ़ना है, मीन्स जो कुछ भी लिखा हुआ है, लिखित रूप में आपके सामने जो कुछ भी है, उसको अपने मस्तिष्क में आकार देना, अपने मस्तिष्क में उसको फिट कर लेना, अस्थायित्व देना ही पठन कहलाता है। आ गया पठन का मतलब। अब आगे और भी आप जानते हो, पठन पठ धातु से बना हुआ है। ठीक है, अब अगला प्राइमरी स्तर पर बच्चों के लिए पठन की क्या उपयोगिता है, मतलब पठन क्यों कराया जाए। तो अभी आपने देखा कि अगर पठन कराया जाता है तो बच्चे में बोलने की क्षमता का विकास होता है, उच्चारण का विकास होता है, सही उच्चारण कर पाता है, उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वह बचपन में जो बाल किताबें होती है ना, बाल पुस्तकें, बहुत सारी अच्छी वाली कहानियों की किताबें आपने भी बचपन में बहुत पढ़ी होंगी। मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी, और उनका असर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप बच्चा पढ़ना सीखेगा, उसे पढ़ने में रुचि होगी, मन वो भावों को समझ पाएगा, जो भी वो पढ़ेगा उनके भावों को समझ पाएगा, तो उससे उसकी रुचि उत्पन्न होगी, और जब रुचि उत्पन्न होगी तो वह बहुत सारी किताबों को पढ़ेगा, और इस तरह उसके ज्ञान में वृद्धि भी होगी। तो यहाँ पर ये मतलब है कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों के पठन की क्या उपयोगिता है। अब हम जानेंगे लेखन। लेखन क्या है? देखिए, एक होता है आपने किसी से कुछ कह दिया, अपनी बात बोल दी, वो भी भूल गया, कुछ दिन बाद आप भी भूल गए। पर वही अगर आप उसे लिख के दे दें तो क्या कभी वो भूलता है? कभी नहीं। वो हमेशा के लिए उसको पास रहता है उसके पास। तो जो भी जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को बोल के नहीं कहते, मतलब मौखिक रूप से नहीं कहते, ठीक है, उसे हम लिपिबद्ध कर देते हैं, तो उसे हम लेखन कहते हैं।
जब हम अपने विचारों या भावों को लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। आ गया समझ में? जब भी हम अपने विचारों को, अपने भावों को लिपिबद्ध कर देते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। ओके? यदि जैसे कि हमने बोला, कुछ भी बोला, अभी एक सेंटेंस, हमने बोला, मैंने बोला ना, हमने बोला, यहाँ पर उच्चारण तो मेरा सही है लेकिन यह वाक्य गलत है। मैं हूं, मैं हम नहीं हूं। तो मैंने कहा, हमने बोला, यह गलती हुई ना। तो मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण सही होना चाहिए और वाक्य का प्रयोग सही होना चाहिए। अगर वाक्य हम गलत भी बोल देते हैं तो भी वह मौखिक जब बात हो रही हो तो वहां पर बात समझ में आ जाती है, भाव समझ में आ जाते हैं, क्योंकि बोलने वाला अगर सामने है तो आप उसके भाव को समझ लेते हो। किंतु यदि लिखित अभिव्यक्ति है तो वहां वर्तनी की शुद्धता भी देखी जाती है और व्याकरण का सही प्रयोग। जैसे अरे जाओ भी, अरे जाओ भी, क्या है ये सब? यह बोला हमने, ठीक? यहां बोला आपने समझा, मैंने कहा आपने समझा, बट अगर इसी को हम लिखें तो यह गलत होगा। तो जब भी हम लिखित रूप में किसी बात को रखते हैं तो हमें व्याकरण का ध्यान रखना होता है। व्याकरण में कौन सा क्रिया कहाँ होगी, विशेषण कहाँ होगा, संज्ञा कहाँ होगी, सर्वनाम कहाँ होगा, तो इन सबको एक यथा स्थिति में रखना और सही वर्तनी का प्रयोग करना, यह लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ कहाँ जाता है? याद करो। अब यहाँ स्क्रीन पर तो लिखा हुआ है, लेकिन आप एक बार सोचो, किसी की कॉपी आप देखते हो, सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है? अस्पष्टता। सबसे पहले आप यही देखते हो ना, अस्पष्ट है या नहीं। अस्पष्ट मतलब आपको वह जो चीज देख रहे हो उसमें शब्दों के बीच, वर्णों के बीच, वाक्यों के बीच अंतर, मतलब एक समान दूरी है या नहीं है, अभिविन्यास उसका सही है या नहीं है, पूर्ण विराम का प्रयोग उसने किया है या नहीं किया। तो जैसे ही आप किसी की कॉपी खोलते हो या आपने जैसे बुक खोली, जैसे कि अभी ये पेज खुला हुआ है, इस पेज में हर शब्द, वर्ड, वाक्य एक निश्चित दूरी पर लिखे गए हैं ना, इनके बीच एक निश्चित दूरी है, सब कुछ स्पष्ट है, आप आराम से पढ़ ले रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? अस्पष्टता। अब आपने अस्पष्टता देख ली, ऐसे देखने में अच्छा लग रहा है ना, अस्पष्ट है तो अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू करते हो। पहली चीज आप याद करो, आपकी कॉपियां जब जाती हैं चेक होने के लिए या किसी की कॉपी आपको मिले चेक करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर उसकी राइटिंग अच्छी है, स्पष्ट लिखा हुआ है, समटाइम्स राइटिंग अच्छी नहीं भी है, थोड़ी कम अच्छी है, बट अगर वह स्पष्ट लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ना चाहते हैं। स्पष्ट नहीं लिखा तो आप वहीं से आपका मन खराब हो जाता है। तो सबसे पहले लेखन में सबसे पहला बिंदु है स्पष्टता। तो जब जो भी वाक्य है अगर वे स्पष्ट हैं तो फिर आप उसे पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, कॉमा का सही प्रयोग हुआ है कि नहीं, जो उच्चारण जो आप पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण उसने सही शब्द लिखे हैं या नहीं। तो सबसे पहले स्पष्ट होगा तो आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह शुद्ध है कि नहीं है। जब आपको ये पता चल गया शुद्ध है, शब्द शुद्ध हैं, तो फिर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो क्रम से लिखे गए हैं या नहीं, उनके जो वाक्य लिखे गए हैं उन वाक्यों में क्रमबद्धता है या नहीं। और जब वाक्य क्रमबद्ध हैं तो क्या सभी ऊपर नीचे के जो वाक्य हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर भारत की बात है, भारत के किसी राज्य की बात हो रही है और नीचे वाशिंगटन आ गया, बिल्कुल अलग अलग हो गए ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिखित अभिव्यक्ति जो भी है उसके लिए 4 मुख्य बिंदु होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बिंदु याद कर लो, माइंड में इसको सेट करो। सबसे पहला बिंदु अस्पष्टता, ठीक है, सुस्पष्टता या अस्पष्टता। आप कॉपी खोलेंगे तो पहले देखेंगे कि जो लिखा है वो अस्पष्ट है या नहीं।
स्पष्ट लिखा है तो फिर आप वाक्य को पढ़ेंगे। जब वाक्य को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो शुद्ध लिखा है कि नहीं, तो दूसरा हुआ शुद्धता। जब शुद्ध लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि क्रमबद्ध लिखा है कि नहीं, तो यह हो गई क्रमबद्धता। और चौथा, अब क्रमबद्ध तो है लेकिन जो वाक्य है, 2-3 वाक्य जो हैं, वे वाक्य या जो पैराग्राफ है, वे पैराग्राफ जो है उनके बीच में संबंध है या नहीं। संबंध तो बाद में ही देखते हैं ना। आगे ये समझ में। तो लेखन की 4 मुख्य बिंदु: अस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, संबद्धता। ठीक, आ गया समझ में। मान लो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई अलग अलग वर्ड दे दिया गया, अब पूछ लिया गया लेखन में मुख्य बिंदु क्या है, या फिर ये पूछ लिया जा सकता है कि लेखन के 4 महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो इसलिए मैं आपको इसको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। जैसे कि आपने कॉपी खोली तो सबसे पहले अस्पष्ट है या नहीं है। आप अपनी कॉपी याद करो। एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने के लिए गई है और एग्जामिनर ने कॉपी खोली। खोलते ही उन्होंने पहले क्या देखा, अस्पष्ट है या नहीं है। अस्पष्ट रहा तो उन्होंने पढ़ा, नहीं तो 0। अब अस्पष्ट है तो शुद्ध है या नहीं है, शब्द शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध भी है, चलो उन्होंने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया। क्रमबद्ध है या नहीं है, दिल्ली से दौलताबाद तो नहीं है, ठीक, तो क्रमबद्धता। और चौथी चीज संबद्धता। आ गया समझ में। अब तो मुझे पक्का याद है, आपको याद हो गया होगा। अस्पष्ट हो, शुद्ध हो, क्रमबद्ध हो, संबद्ध हो। ओके, चलो शुरू करते हैं अब आगे। यह तो लेखन की विशेषताएं हो गई। अब शिक्षक का क्या दायित्व है भाई लिखवाने में। जब बच्चा लिखना सीख रहा है तो शिक्षक का क्या दायित्व है, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा है, उसको सिखाने में शिक्षक का क्या दायित्व हो सकता है। तो उनका दायित्व वो होता है लिखने का अवसर प्रदान करें। आप अपना ही याद करो, आप भी किसी छोटे बच्चे से कम तो हो नहीं। आप अपना ही याद कर लो एक बार। जब भी पाठ्य योजना आप बनाते थे और उसमें पाठ्य योजना में एक कार्य होता है श्यामपट्ट लेखन, और जब आपसे कहा गया जाइए श्यामपट्ट पर लिखिए, आपने क्या किया, नीचे से हिमालय की एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचते चले गए थे ना, या फिर आप हिमालय से सीधे गंगा को लेके नीचे आ गए। याद है आपने कैसे कैसे लिखा होगा, याद करिए, क्योंकि एक काम तो सबने किया है। सीधी लाइन लिखना, अस्पष्ट लिखना, शुद्ध लिखना, क्रमबद्ध लिखना, संबद्धित करना आता है पहली बार में। फिर आप कहते हैं हमने तो कभी लिखा ही नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप बच्चे को समय दीजिए, उसे उपलब्ध कराइए अवसर कि वह लिखे। जब बच्चा लिखेगा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे को लिखना सिखाइए। उसमें उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए लिखने के लिए। आप उसे चौक दीजिए, क्योंकि हर बच्चे को ना चौक से लिखना बहुत ही पसंद होता है। हाथ में जब चौक लगता है ना तो उसका मजा ही अलग होता है। जब चाक टूटता है, हाथों में घिसता है, श्यामपट्ट पर लिखना जाता है तो उसका एक अलग ही मजा है। भले हाथ गंदे होते हों, लेकिन वह हाथों की वो जो खूबसूरती होती है ना, वो हर बच्चे को पसंद है। बच्चे को क्या, बड़ों को भी वो पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है चौक से लिखना। फिर हाथ भले हाथ सफेद हो जाए, लेकिन वो सबसे इंटरेस्टिंग पल होता है। तो आप बच्चे को ना चौक दीजिए, कलरफुल चौक दीजिए और उसे लिखवाइए। जब वो लिखेगा तो ऐसे हाथ, छोटा सा बच्चा हाथ ऊपर करके श्यामपट्ट पर लिख रहा है, इमेजिन करो कितना खूबसूरत सा वो पल होता है। वो लिख रहा है पूरा श्यामपट्ट पर, सबसे नीचे ही उसका हाथ पहुंचेगा, ऊपर तो पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन वहीं से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए आवश्यक है कि आप बच्चे को लिखना सिखाइए, उसे चौक दीजिए। वह जैसी भी रेखाएं जो भी बना रहा है आप उसे करने दीजिए, उसे सिखाइए। उसे कोई वर्ड लिखिए, कोई भी वर्डों को लिखिए और उस पर उसको बोलिए, हाथों को फिराए, ताकि उसके मस्तिष्क में वह आकार बनता जाए। याद होगा जब छोटे थे आप तो क्या करते थे, अपने दोस्त की पीठ पर कुछ लिखते थे,
किया होगा सबने, या फिर उसकी आंखें बंद करके उसकी हथेली पर कुछ लिखते थे और फिर उससे पूछते थे बताओ मैंने क्या लिखा, पूछते थे ना। तो यह काम अगर शिक्षक भी करे, मतलब पीठ पे नहीं, हाथ पे नहीं, लेकिन श्यामपट्ट पर लिखे, बच्चे की आंखें बंद कराए और हाथों को ऐसे फेरे और पूछे कि बताओ तुमने क्या बनाया, बच्चे के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा। कुछ बच्चे आपस में ग्रुप बना के भी ऐसा कर सकते हैं। तो यह एक अलग प्रकार का, अलग तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वर्णों के बीच उचित अंतराल का ध्यान रखें। यदि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो उसे सही सही लिखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, जो भी लिखवा रहे हैं तो जो वर्ण हैं उनके बीच में अंतराल होना चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि दो वर्ड बहुत ही करीब आ जाएं, जैसे कि र और स और ख, ये 3 वर्ड होते हैं ना, र स ख, इन तीनों की शुरुआत क्या है, र, फिर स, तीनों एक जैसी शुरुआत है ना। तो इनके बीच में कैसे अंतर रखें, कैसे इनको एक साथ रखें। जैसे कि हमने लिखा अगर स्वर, ठीक, दैट्स मीनिंग यहाँ हमने कर दिया स्वर, और अब देखो यहाँ पर व और र के बीच में गैप नहीं छोड़ा ना, यह गलती है। तो बच्चे को आप सिखाइए कि दो वर्डों के बीच में कैसे गैप छोड़ना है, कितनी दूरी छोड़नी है। जब आपने शब्द लिखे तो 2 शब्दों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, कैसे शब्दों को सही लिखें, यह आप उसे बच्चे को आप सिखाइए। इसके साथ ही अच्छा, बच्चे बहुत नकल करते हैं। हमने भी काफ़ी चीज़ें देखी। जब हमारी दोस्त की राइटिंग हम देखते थे और उनकी राइटिंग से ना मैच करते थे कि अपनी राइटिंग किसकी खूबसूरत है ज़्यादा, और सभी करते हैं कि दूसरे की राइटिंग से मिलाना कि उसकी अच्छी है कि मेरी अच्छी है। और बदलाव, अक्सर आपने सुना होगा कि बगल वाले की राइटिंग जैसी होती है ना, हमारी भी वैसी बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वो राइटिंग पसंद आई तो हम भी ऐसा लिखने लगते हैं, या उसकी हमारी वजह से सुधर भी जाती है हमारी राइटिंग की देखा देखी। तो आप बच्चे को बताइए कि बगल वाले की कॉपी देखो, मतलब एक दूसरे का, अपने दोस्तों की कॉपी को देखो, उन्होंने कैसे लिखा है, आप उससे सीखो। ठीक, तो आप एज ए शिक्षक लेखन की क्रिया में बच्चे को बहुत आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब पठन और लेखन का उद्देश्य हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। पठित सामग्री को बोध और अर्थ भाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करें। जो भी पठित सामग्री है उसमें बोध और अर्थ भाव होना ही चाहिए। अभी आप पढ़ रहे हो ना इसे, तो आपके अंदर भी ये होना ही चाहिए। बोध, आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसका बोध आपको होना चाहिए। आपने क्या पढ़ा कि पठित सामग्री को बोध और अर्थ भाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना। बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना बोलना सिखाने के साधन के रूप में पहचानना। बच्चा कैसे सीख रहा है, अपनी बातचीत को कैसे कर रहा है और किस कौशल से कर रहा है उसको, मतलब जब भी बच्चा बोल रहा है कुछ, जो भी आप सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, भाषाई कौशल की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, सुनने से। तो बच्चा जो सुन रहा है वही तो बोलेगा। अगर आपने सही उच्चारण किया तो बच्चा भी सही उच्चारण करेगा, अगर आपने सही उच्चारण नहीं किया तो बच्चा भी सही उच्चारण नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो बच्चों की बातचीत जो है भाषाई कौशल के माध्यम से हो, आप जो शब्द बोलें उसको बच्चा दोहराए, तो इस तरह से वो ज़्यादा जल्दी सीख सकता है। ठीक है, बच्चों को पूर्ण से अंश की ओर सिखाने द्वारा बल देना, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की दक्षता विकसित करना। ठीक, संवाद, चर्चा, आपसी वाद विवाद, यह करके भी बच्चा सकता है। लेकिन वाद विवाद की उम्र जैसे क्लास में 5th में जब बच्चा जाता है तब हो पाती है, उसके पहले वह वाद विवाद नहीं कर पाता अच्छे से। तो बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन व निराकरण का, काफ़ी बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको समझना और फिर उनकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको बताना और उनका सहयोग करना, यह भी एक शिक्षक का दायित्व होता है।
जब कविता का पाठ हो रहा है तो लय, गति, भाव के अनुसार उसको बच्चे को बताया जाए कि आप उसे पढ़ो। मैंने तो देखा है अक्सर ये होता है कि बच्चे जब पढ़ते हैं ना, अगर शुरू में नहीं बताया जाता कि लय और गति और भाव का ध्यान रखना है, तो बच्चे कविता भी ऐसा पढ़ते चले जाते हैं। जैसे एक कविता है, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। इसमें कोई भाव नहीं है ना, इसको पढ़ के भी लग रहा है कि एक कविता है। तो एक गति, एक लय, एक भाव वह कविता के अंदर होना चाहिए। बिना लय के कविता कविता नहीं रह जाती। तो आप यह काम बच्चे को सिखा सकते हो, और बच्चा जितने जल्दी से सीखेगा ना, भावों को बोलना, भावों को पकड़ना, भावों के अनुसार बोलना, बातें करना, समझाना अपने भावों को, वह बच्चा उतना ही ज़्यादा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, अनुशासन आएगा, वह समझेगा, उसकी समझ विकसित होगी। ठीक। लेखन है तो कुशलता विकसित करनी है, था बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि। इस पर तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपने इसमें कितने काम आप करते हो। बैठने का ढंग, कभी भी सीधा बैठकर, आगे की तरफ झुक के, कॉपी सीधी रख के और हाथ भी सीधा करके लिखा जाता है। कलम पर कभी भी ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। आप में से कितने ऐसा करते हैं? आंखों से कागज की एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, डेस्क पे ना सो जाते हैं, आगे कॉपी को पूरा 90 डिग्री ऐसे, अगर कॉपी ऐसी है ना तो पूरा 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर लेंगे। अब उनकी कॉपी हो गई ऐसे, और यहाँ ये उनका हाथ ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, और फिर ऐसे लिखते हैं इस पे यू। तो जब आप खुद ही बेंड करके लिखते हो, आप खुद ही बेंड हो, तो फिर आप बच्चे को क्या समझाओगे? तो इसके लिए जरूरी है पहले आप खुद सीखिए कि कागज से आपकी आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए, बैठने का ढंग क्या होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, और कलम पकड़ने की विधि कैसी होनी चाहिए। कुछ तो ऐसे लिखते हैं, बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ों की बात कर रही हूँ, ऐसे कॉपी फाड़ देंगे। उनकी कॉपी अगर पलट दीजिए ना, पहला जिस पेज पर उन्होंने लिखा है उसको पलट दीजिए और उस पर हाथ फिरा दीजिए, तो ऐसा लगेगा पठार है कहीं का, उड़ना चढ़ना उठना गिरना सब उसी पे दिख जाता है। तो पहले तो आप को खुद सीखना पड़ेगा। अगला, बच्चों को आड़ी तिरछी सीधी रेखाओं के अभ्यास द्वारा लिखने के लिए तैयार करना, लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना। ठीक है। और जो अभी हमने क्या समझाया था, सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर वह सही तरीके से नहीं लिखा गया। कॉपी सबसे पहले देखेंगे तो क्या देखेंगे? अस्पष्टता। दूसरी बात देखेंगे शुद्धता, तीसरा क्रमबद्धता, और चौथा संबद्धता, सुसंबद्धता। उसमें अब इसमें सु और श कहाँ जोड़ना है ये तो आप भी बेहतर जानते हो, लेकिन वाक्य क्या है उसे आप जान लो। सबसे पहले स्पष्टता, दूसरा शुद्धता, तीसरा क्रमबद्धता, चौथा सुसंबद्धता या संबद्धता। ठीक है। यहाँ पर ये अतिलेख नहीं होगा। ठीक है, एक गलत है। बच्चे में श्रुतिलेख सुनकर लिखना, अनुलेख देखकर लिखना, इसकी कुशलता विकसित करना, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करने की कुशलता विकसित करना। और विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करने की कुशलता तभी विकसित होगी जब बच्चा श्रुतिलेख लिखेगा। आप बोलते समय आपका जैसा उच्चारण होगा उसके अनुसार उसका विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। आप कब कितनी देर रुकते हैं, विराम कितना देते हैं आप, उसके अनुसार वह सीख पाएगा कि विराम चिन्हों का हमें कैसे प्रयोग करना है। ठीक है। अगला टॉपिक है पठन और लेखन का महत्व एवं उपयोगिता। भाषा शिक्षण में पठन और लेखन का महत्व तो अभी तक आपने देख लिया कितना कुछ है। अब इस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी। आपने एक कहानी पढ़ी होगी, पंचतंत्र की कथाएं, बहुत सारी उसमें कहानियां आती थी। यह कहानी एक राजा की है। एक राजा के 4 बेटे थे और चारों ही बेटे पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। राजा ने बहुत सारे टीचर्स रखे, लेकिन किसी भी टीचर के इतना नहीं हो पाया कि उनको पढ़ा सके, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं थे। अब राजा के बेटे थे तो टीचर्स उनको मार भी नहीं सकते थे, और जिद्दी तो ये पूरे के पूरे जिद्दी थे, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। तो टीचर ने उनके फादर ने सोचा, राजा ने, कि ऐसा करते हैं किसी ऐसे टीचर को रखते हैं जो इनके बारे में न जानता हो। उन्होंने मुनादी करवा दी, मतलब
ढिढोरा पिटवा दिया कि जो भी हमारे बच्चों को सिखा देगा, पढ़ना सिखा देगा, इन्हें राज धर्म सिखा देगा, हम उसे राजगुरु बना लेंगे। तो एक ऋषि आए, मतलब टीचर आए, और उन्होंने कहा कि मैं इन्हें सिखा दूंगा। बच्चों को लेके गए, उनके चारों बेटों को, और उन्होंने कहानियों के माध्यम से उन्हें सब कुछ सिखा दिया। और वही कहानियां जो उन्होंने बच्चों को सिखाई थी, उनका कलेक्शन जो था, वही कलेक्शन कहलाया पंचतंत्र। मीन्स उन्होंने पूरा राज धर्म सिखा दिया, जीवन धर्म सिखा दिया, लोगों के साथ कैसे जुड़ना है, सब कुछ सिखा दिया। लेकिन बच्चे ना पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाए, नहीं सीख पाए वे, क्योंकि वे पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहानियों के माध्यम से उन्हें राजधर्म तो सिखा दिया, लेकिन अब समस्या क्या थी, वे बच्चे जो बहुत ही वीर बने, बहुत ही समझदार बने, लेकिन वे पढ़ना लिखना ना समझ सीखने की वजह से वे अपने सामंत या मंत्री जो कहें, उनकी धोखाधड़ी का शिकार बने। उन लोगों ने कुछ और लिखा, दूसरे राजाओं से उनका युद्ध हुआ, और इस तरह से उनके राज्य का नाश हो गया। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 3 इडियट्स याद होगा, मूवी 3 इडियट्स याद है ना। उसमें एक शब्द है जिसकी वजह से जो पढ़ नहीं पाता हो, चमत्कार, और वह चमत्कार पूरी तरह से बदल जाता है। पढ़ा होगा आपने, सॉरी पढ़ा नहीं होगा, मूवी आपने देखी होगी। वह चमत्कार उन सबकी लाइफ में एक तूफान ला देता है। चमत्कार शब्द क्यों? क्योंकि वह नहीं जानता, वह पढ़ तो लेता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसका अर्थ क्या है, उसके भाव क्या है। तो किसी भी, जब तक पढ़ना नहीं आएगा, लिखना नहीं आएगा, उसके भाव को समझना नहीं आएगा, तब तक आप किसी के भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे युद्ध इसी वजह से हो गए क्योंकि सामने वाले को पढ़ना नहीं आता था। जैसे अकबर महान के बारे में सबने सुना होगा, महान था या नहीं, मतलब इसके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात ये कर रही हूँ कि अकबर को पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था। एक अच्छा योद्धा था, बहुत ही अच्छा योद्धा, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो यह सब में होना चाहिए। अगर आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो आप हमेशा किसी ना किसी के धोखे के शिकार बनोगे। इसलिए समझना, लिखना, पढ़ना, शब्दों का भाव समझना, उन्हें अपने स्थिरता प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब चलिए, ये तो कहानियां हो गई, अब बाकी हम देख लेते हैं क्या क्या होता है इसका फायदा। तो वार्तालाप के द्वारा झिझक दूर होती है, मतलब पढ़ेंगे तो वार्तालाप अगर करेंगे तो झिझक दूर होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। चित्रों को के भावों को पढ़ना समझना सीख जाएंगे। और कार्टून देखते हैं ना, कार्टून लिखा कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो चित्र बने होते हैं, और उन चित्रों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है। बाल पत्र पत्रिकाएं पढ़ना बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ तो तभी पाएंगे ना। और बाल पत्रिकाओं से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, नैतिकता आती है उनमें, लेकिन ये सीखेंगे कैसे? जब उनको पढ़ना आएगा, उनके भाव को समझना आएगा। कुछ बच्चे जिनको पढ़ना नहीं पसंद, क्योंकि वो उसके भाव को नहीं समझ पाते, वे हमेशा ही किताबों से दूर रहते हैं। और जिनको भावनाएं समझ में आती हैं, किताबों के भाव समझ में आते हैं, चित्र पसंद आते हैं, वे किताबों के एकदम शौकीन होते हैं। ठीक, हाव भाव और संकेत समझना व व्यक्त करना, पाठ्य सामग्री में निहित केंद्रीय भाव एवं विचारों को समझना। ठीक, जो भी पाठ्य सामग्री है उसमें केंद्रीय भाव, जैसे आप 10th में 9th और 10th में जाते हो ना, तो कविताओं के केंद्रीय भाव पूछे जाते हैं। याद होगा कि इसका सारांश, जो कहानी होती है उसका सारांश पूछा जाता है, कविताओं का केंद्रीय भाव पूछा जाता है। तो यह तो तभी सीख पाएंगे ना, जान पाएंगे, जब आपको पढ़ना आएगा बेहतर। और यह वही लोग कर भी पाते हैं जिनको पढ़ने में रुचि होती है। जिनको रुचि नहीं होती वे उसका नहीं निकाल पाते केंद्रीय भाव या सारांश। गद्य की विधा को बिना अटके और बिना दोहराए पढ़ना। अटकना छोड़ दो भाई, ये बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब एक चीज ये आती है कि पहले पढ़ना सिखाया जाए या पहले लिखना सिखाया जाए। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे।
फ्रॉवेल ने तो कहा है कि पहले पढ़ना सिखाया जाए फिर लिखना सिखाया जाए, बट मारिया मॉन्टेस्री ने कहा कि पहले लिखना सिखाया जाए फिर पढ़ना सिखाया जाए। बट मुझे लगता है कि पहले फ्रॉवेल सही थे, पहले पढ़ाइए फिर लिखवाइए, बिना पढ़े क्या लिखेगा बच्चा। ठीक, अब जो भी भाषा है उसके भाव, मतलब जो भाषा है ना, ये भावों के आदान प्रदान का साधन है। पूरा अब तक आपने जो पढ़ा उसका यही निचोड़ है कि लेखन और पठन, यह दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। आप जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लिखेंगे। एक अच्छा लेखक एक बहुत ही अच्छा पाठक भी होता है, वह पढ़ता बहुत अच्छा है तभी वो अच्छा लिख सकता है। जिसने कभी किसी की किताब न पढ़ी हो वो अपनी किताब भी नहीं लिख सकता। तो कहा तो ये भी गया है कि पहले एक लाइन लिखने के लिए पहले आप 10 किताबें पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, तब आप एक लाइन लिख पाएंगे अपने मन से बना के। ठीक, तो इसलिए पढ़ना और लिखना बहुत ही जरूरी है और आप इसमें बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप एक बार अपना ध्यान लगाइए कि आपके अंदर वह कौन सी कमी रह गई जो आपने बचपन में नहीं सीखी, जिसकी वजह से आज आप किताबों से दूर हैं। जैसे ही आप ध्यान देंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ हमारा टॉपिक ही खत्म होता है और ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप दो। लिखित अभिव्यक्ति के लिए कितने मुख्य बिंदु हैं? कितने हैं? 4। और वे 4 कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं? सबसे पहले अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हुआ तो शुद्ध हो, शुद्ध हुआ तो क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध हुआ तो संबद्ध हो। ओके, अगला, लेखन का क्या अर्थ है? लेखन का क्या अर्थ है? जिसे आप अपने भावनाओं को या अपनी बातों को मौखिक रूप में न कह के लिपिबद्ध कर देते हैं, उसे लेखन कहते हैं। अगला क्वेश्चन इससे क्या आता है? भाषा शिक्षण में लेखन का क्या उद्देश्य है? क्यों हम लिखना सिखाएं? ताकि जब आप बोल ना पाए तो लिख के बता दें। भाई बहुत सारी बातें हैं जो आप बोल के नहीं बता सकते, लिख के बता सकते हैं। और लिखित रहेगा तो हमेशा के लिए रहेगा। बोल के बोलेंगे और बताएंगे तो कुछ क्षणों में स्मृति पटल से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए लिखना जरूरी है। शिक्षा में लेखन के महत्व का प्रकाश, ये तो मजाक करी थी मैं, आप फिर से एक बार देख लेना। ठीक, और अब तक मैंने जो पढ़ा है आप समझ गए होंगे कि भाषा शिक्षण में लेखन का क्या उद्देश्य है। शिक्षा में लेखन के महत्व पर प्रकाश डालिए। लेखन क्यों आवश्यक है? हमारे विचारों की अभिव्यक्ति लेखन के माध्यम से होती है। हमारे विचारों का अस्थायित्व, जो हमारे अभिव्यक्ति है उसका अस्थायित्व लेखन के माध्यम से होता है। ठीक, हम अपनी बातों को, जैसे जब फोन नहीं हुआ करते थे तो लेखन वह माध्यम था जो 2 लोगों को जोड़ता था, जो बहुत ही एक दूसरे से दूर हुआ करते थे। अभी फोन है बट याद होगा आपको, सबको पता होगा, जब आप किससे बात नहीं कर पाते हो फोन पे, आप क्या करते हो? चैटिंग करते हो। क्या करते हो? लिख के भेजते हो ना अपने सभी भावों को। तो इन भावों को भेजने के लिए या अपने भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए जब आप उसे लिपिबद्ध कर देते हो तो वह लेखन कहलाता है। और इसका महत्व है अस्थायित्व। सबसे मुख्य महत्व है अस्थायित्व, विचारों की क्रमबद्धता, वर्तनी की शुद्धता, वर्तनी जो व्याकरण है उसका सही प्रयोग। ठीक, थैंक यू। वाह, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन हम आज नहीं, कल ही बताएंगे वो टॉपिक कौन सा है। क्योंकि चाहे सीटेट हो या एसटेट हो या डीएलएड हो या इतना तक कि बीएड भी हो, हर जगह उससे क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं कि उससे आने ही आने हैं। तो हम उसे पढ़ेंगे कल, और तब तक के लिए पढ़िए, आराम से रहिए, मजे करिए। ओके, बाय।